Okay, so how are you everyone? And I hope you all are doing well. So सब लोग अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन डाल सकते हो चैट के अंदर so that I can know that what exactly you do. Everyone, बस छोटा सा एक description what exactly you do so that I can understand the audience. Okay, online supplier laminates. Okay, good. BBA students. Hi Shivangi, how are you? Okay, Gautam ji, आप designer हो. Great. Hi Brijesh ji, how are you? Yeah, hi Hina. What exactly you do? Hello Jignesh जी, कैसे हो आप? Okay, Jyoti from education industry, great. हाय दिलीप जी, कैसे हो आप? हाय ध्रुव. ओके, सो बेसिकली आपको भी एक स्क्रीन दिख रहा होगा जहां पर लिखा है आइडियाज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू जीरो. ओके, सो बेसिकली आज के और जो आने वाले जो भी हमारे सेमिनार्स और वेबिनार्स होने वाले, ठीक है, तो उसके अंदर से आप काफी कुछ सीखने वाले हो. So whatever you are learning, whatever ideas you are getting from here, I want you to implement those ideas. ठीक है कि आप जो भी चीज के लिए सीख रहे हो, might be for your business or might be for your clients, I don't know. ठीक है, पर आप जो भी यहाँ से सीख के जाते हो, I want you to implement somewhere. तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो ही आप जो भी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज वर्कशॉप. हमारा जो है that is all about our 24/7 salesman. Okay, so अगर मेरा पहला सवाल यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको एक सेल्समैन को हायर करना है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर देखना पसंद करोगे? सो इफ आई आस्क यू टू हायर अ सेल्स पर्सन, तो आप कौन कौन सी क्वालिटीज आपके सेल्स पर्सन के अंदर देखोगे? एवरीवन, यू कैन पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, गुड कम्युनिकेशन. ओके, फाइन. यस, एवरीवन कैन पुट डाउन देयर आंसर्स कि अगर आप आज सेल्स पर्सन को हायर करते हो तो क्या क्या क्वालिटीज देखोगे सेल्स पर्सन के अंदर? ओके, सेलिंग स्किल, ग्रेट. ओके, सेलिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, ग्रेट. ओके, गुड कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स. ओके, इसके अलावा आप क्या क्या देखना चाहोगे आपके सेल्स पर्सन के अंदर? यस, हु कैन डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट वेरी वेल? इन्फ्लुएंस स्किल्स. ओके, understand the product better. Yes, that's right. Good product knowledge, exactly. Okay, fine. So आप अपने सेल्समैन के अंदर ये सारी क्वालिटीज देखते हो, ठीक है. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेल्स पर्सन जो आपके लिए 24/7 काम करने वाला है विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस. ओके, कोई बहाना नहीं बनाएगा और 24 घंटे आपको काम करता है, ठीक है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द वेबसाइट. ठीक है, आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ठीक है, आप सोशल मीडिया करते हो, गूगल एड्स चलाते हो, अगर आप एसईओ कर रहे हो, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू आर डूइंग, एट द एंड सभी लोग कहां पर आने वाले? आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है. तो इस केस के अंदर आपका अच्छा वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है. सो फॉर हैविंग अ गुड वेबसाइट, आपका सेल्स पर्सन जो 24 घंटे लोगों को मिलेगा, जिसके साथ बात करेगा, वो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए? तो आपने बताया कि कम्युनिकेबल होना चाहिए, स्किल सेट अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, गुड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. तो यही सारी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? आपके वेबसाइट के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है. जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वेबसाइट के बारे में, तो उनके लिए दो टाइप के वेबसाइट्स होते हैं. वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड वन इज डायनेमिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये होता है
कि जहां पर जो भी कंटेंट आप वेबसाइट के ऊपर डालते हो, ठीक है, वो सिर्फ एक डेवलपर ही चेंज कर सकता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, कुछ छोटा सा टेक्स्ट चेंज करना है, कहीं पर भी इमेजेस चेंज करने हैं, तो आपको बार बार वेबसाइट डेवलपर को बोलना पड़ेगा ये छोटे मोटे चेंज करने के लिए। दैट इज नॉट ए स्टैटिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ये होता है जहां पर आपको एक बैकएंड पैनल दिया जाता है जहां से ये सारे चेंजेस आप खुद कर सकते हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज चेंज करना है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है, नया कोई पेज डालना है, ब्लॉग डालना है, तो आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है जहां से ये सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। कई बार लोगों को जब भी वेबसाइट बनाने की बात आती है तो जो भी आप डेवलपर या कंपनी से मिलते हो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज यू शुड बी प्रीफरिंग। सो नॉर्मली मार्केट में अभी सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, दैट इज पीएचपी, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज वर्डप्रेस। सो बेसिकली वर्डप्रेस इज ए सीएमएस फ्रेमवर्क, जहां बेसिकली उसको बोला जाए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हर एक चीज रेडी होती है आपके लिए। मतलब कि आपको कोई भी पेज क्रिएट करना हो, छोटे मोटे इमेजेस चेंज करने हो, तो वो हर एक चीज उसके अंदर रेडी होता है। ठीक है, आपको बस फ्रंट एंड उसका डेवलप करना होता है आपके हिसाब से। तो वर्डप्रेस आपको नॉर्मल वेबसाइट के लिए भी काम लगेगा, और अगर आप ई कॉमर्स आपका छोटा सा स्टोर ओपन करना चाहते हो जहां पर आपके पास 30-40 प्रोडक्ट है, तो उसके लिए भी वर्डप्रेस कैन बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर सारे ई कॉमर्स के फीचर्स भी है और नॉर्मल वेबसाइट के फीचर्स भी है। सेकंड आता है मैजेंटो। तो अगर आप हैवी कोई ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसा, जहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, जहां पर आप हैवी ट्रैफिक एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 1000 प्लस प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको मैजेंटो यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि वर्डप्रेस का जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज नॉट केपेबल टू हैंडल दैट मच ट्रैफिक। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको मैजेंटो में जाना चाहिए। और जो थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है दैट इज कस्टम वेबसाइट। कस्टम वेबसाइट मतलब कि आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली जो कॉमर्शियल वेबसाइट्स होते हैं वो नॉर्मली पीएचपी बेस्ड फ्रेम लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स के बेस ही बनते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्टली यूज्ड इन राइट नाउ इन मार्केट। ओके, so this is about the technologies. Now talking about the hosting. तो आप में से कितने लोगों को होस्टिंग के बारे में पता है? How many people are aware about hosting? Anyone who knows about hosting? कि hosting exactly क्या होता है? Okay, everyone can put down their answer. Okay, okay, fine. So basically hosting के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है. So let me explain you कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपके पास दो चीज चाहिए. वन इज द डोमेन एंड सेकंड वन इज द होस्टिंग. डोमेन मतलब कि अगर मैं नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज लाइक ए सिम कार्ड. ठीक है, आपने एक नंबर परचेज कर लिया है, सिम कार्ड परचेज कर लिया है, पर अगर आपको ये सिम कार्ड को यूज करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको एक मोबाइल फोन चाहिए. दैट मीन्स यू नीड अ स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन एग्जीक्यूट दिस थिंग. तो डोमेन हो जाता है आपका एक फोन नंबर की तरह जहां पर आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसके ऊपर आपका वेबसाइट खुलेगा. और होस्टिंग क्या है? एक स्पेस है जहां से आपका वेबसाइट चलता है. ठीक है, तो होस्टिंग के अंदर भी तीन टाइप के होस्टिंग्स आते हैं. देयर इज वन मोर, देयर इज डेडिकेटेड. ठीक है, तो नॉर्मली इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा डेडिकेटेड के बारे में, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है. सो नाउ फर्स्ट वन इज द शेयर्ड होस्टिंग. शेयर होस्टिंग नॉर्मली आपको समझो कि 3,000 से लेके 8,000 के बीच पर ईयर के अंदर आपको मिल जाता है. तो शेयर होस्टिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका लैपटॉप होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, वैसा ही एक हैवी सर्वर, एक सर्वर स्पेस पे होता है जहां से लोगों को ये जो स्पेस होती है वो रेंट आउट की जाती है. ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब लोग मिलके यूज करते हैं. सो इट इज लाइक ए लिफ्ट. जैसे कि अगर आप जहां पर भी रहते हो, जिस कॉम्प्लेक्स में भी काम करते हो, तो जो लिफ्ट होती है वो कैसे होती है? शेयर्ड. मतलब कि हर एक लोग वो लिफ्ट को यूज करने वाले, राइट? तो ऐसा ही एक सर्वर होता है जहां पर हजारों लाखों वेबसाइट होस्ट होती है, और वही कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल i7 कोर सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल वहां पर 50 GB रैम है तो सारे लोग ये 50 GB रैम को यूज करेंगे.
स्पेस होती है वो सब लोग एक साथ मिलके यूज करते हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ शेयर्ड होस्टिंग। इसलिए नॉर्मली आपकी जो छोटी वेबसाइट्स होती है, छोटे ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, वो नॉर्मली शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर होस्ट होते हैं। दूसरा आता है वीपीएस, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम। तो वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम में क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो वर्चुअली उसके रिसोर्सेज डिवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चलो आपने एक वीपीएस लिया, तो उसके अंदर आप अगर आपको 1 GB रैम एलोकेट होती है तो वो पूरा 1 GB रैम आप ही का होता है। अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो ऐसे अनयूज्ड पड़ा रहता है, बट दैट विल बी डेडिकेटेडली एलोकेटेड टू यू। तो वैसे ही आपका जो प्रोसेसिंग पावर होता है, वहाँ का हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज होता है, वो सब कुछ आपको डेडिकेटेडली दिया जाता है, दैट इज वीपीएस। और उसके बाद आता है क्लाउड। सो अगर आपका बहुत ही हेवी सिस्टम है वेर यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो आप क्लाउड के साथ जा सकते हो, क्योंकि क्लाउड कई बार आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है इन स्किल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, तो जैसे फ्लिपकार्ट कई बार क्या होता है कि वो जो ट्रैफिक होता है वो कई बार स्पाइक भी होता है। सो एग्जाम्पल बिग बिलियन डेज वगैरह आते हैं तो अचानक से उसका बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाता है, और बाकी के दिनों में नॉर्मल ट्रैफिक होता है। तो उसको कई बार क्या ऐसे सर्वर्स और क्लाउड्स चाहिए जो कॉन्स्टेंटली ये सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाए। सो इन सच केसेस यू शुड गो विथ क्लाउड, ठीक है। सो ओके, नाउ द थिंग्स टू टेक केयर अबाउट द वेबसाइट। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो लास्ट में मैं लूंगा। सो देयर विल बी ए Q&A सेक्शन एट लास्ट। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो राइट नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन, और हम लास्ट में सारे क्वेश्चंस के जवाब में दे दूं, ठीक है। सो नाउ थिंग्स टू टेक केयर अबाउट द वेबसाइट, कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट थिंग what you need to take care about the website is about the structure. स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें आती है, वन इज अ नेविगेशन स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द 3-click formula. Okay, so now let us try to understand about the website structure. Okay, so I'll just start my other screen. Okay, so now let us assume कि आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, और आप उसका स्ट्रक्चर करना चाहते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रैवल बिजनेस, ठीक है। लेट अस अज्यूम यू आर प्रोवाइडिंग टूर पैकेजेस, ठीक है। तो आपका टूर पैकेजेस का वेबसाइट है, तो बेसिकली आपका जो नेविगेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका मेन्यू बार होना चाहिए, वो कैसे होगा, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर एवरीवन, कि अगर आप टूर के पैकेजेस की वेबसाइट चलाते हो, तो लोग आपके पास से टूर के पैकेजेस किस हिसाब से डिमांड करेंगे। सो आई विल जस्ट गिव यू वन क्लू। फॉर एग्जांपल लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि भाई हमें गोवा जाना। सो देयर इज वन थिंग, पीपल डिमांड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, राइट। पीपल डिमांड पैकेजेस बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। तो और क्या क्या वेज हो सकते हैं लोगों के पैकेज डिमांड करने के। so can you point out those things, everyone? Everyone? ओके, पेमेंट ऑफर दैट्स फाइन, पर बेसिकली लोग मेरे पास से कैसे डिमांड करेंगे पैकेजेस, आई वांट टू नो अबाउट दैट। जैसे कि लोग ओके एकोमोडेशन के हिसाब से करते हैं, ओके बाय सीजन, यस, पीपल माइट बी डिमांडिंग बेस्ड ऑन सीजन। ओके, फैमिली पैकेज, कपल पैकेज, ओके दैट्स रियली गुड। एवरीवन, बेस्ड ऑन ओकेशन बहुत रेयर केस में आ सकता है। ओके, पीपल ऑल्सो डिमांड पैकेजेस बेस्ड ऑन जोन। जोन मतलब कि मुझे नॉर्थ इंडिया घूमने जाना है, मुझे साउथ इंडिया घूमने जाना है, ठीक है। So people also demand based on zone. Yes, people demand honeymoon packages. So basically that will come under special packages. ठीक है, स्पेशल पैकेजेस के अंदर हो सकता है आपने जो बोला हनीमून पैकेज, देन हो सकता है एडवेंचर, राइट। पीपल ऑल्सो डिमांड पैकेजेस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि 5 दिन का पैकेज चाहिए,
ठीक है, 10 दिन का पैकेज चाहिए, 7 दिन का पैकेज चाहिए. सो पीपल ऑल्सो डिमांड पैकेजेस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि अगर कोई पैकेज कोई पर्टिकुलर चीज के हिसाब से डिमांड कर सकता है, या प्राइस इज द सेकंड थिंग. सिर्फ पहली चीज होती है कि उसके दिमाग में उसका रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, कि डेस्टिनेशन के बेस के ऊपर जाना है. उसके बाद समझो कि ये सारी चीज आ सकती है कि प्राइस आएगा, 3 स्टार 4 स्टार पैकेजेस आएंगे. ठीक है, बाय फ्लाइट जाना है. ठीक है, यस, रिलीजन पैकेजेस भी हो सकते हैं. ओके, फैमिली पैकेज, यस, देयर आर डिफरेंट कैन बी. इसी के अंदर 3 टाइप के पैकेजेस आ सकते हैं. ठीक है, हर एक के अंदर. यस, होटल्स एंड रिसोर्ट्स, रियाट. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस केस के अंदर आपका नेविगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस एज्यूम here we are going to have the menu bar. Okay, so this is going to be your menu bar. Okay, यहाँ पर यूजुअली हम सब लोग अपना लोगो डालते हैं. यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग का पेज एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट. फ्रॉम दिस हियर वी आर गोइंग टू हैव वन मेन्यू जो एक्चुअली हमारे बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा. सो कैन यू टेल मी ये ऑप्शन का नाम क्या होना चाहिए जहां से सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए. सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस मेन्यू? Not about us, but yes, it should be our packages, right? तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे? Either our packages or just packages. Okay. तो ये ऑप्शन का नाम यहाँ पर पैकेजेस रहेगा. जैसे कोई भी यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ मेन्यूज यू विल बी गेट. आइदर कई बार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो इस हिसाब से एक ड्रॉप डाउन खुलता है. वहां पर वापस से आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्लिकिंग ओवर हियर तो वापस से एक बाजू में दूसरा ऑप्शन खुलता है. यहाँ पर क्लिक करते हो तो वापस से बाजू में दूसरा ऑप्शन खुलता है. ठीक है, तो दिस इज नॉन एज सिंपल मेन्यू स्ट्रक्चर. और जो दूसरा होता है, ठीक है, दैट इज नॉन एज मेगा मेन्यू. ठीक है, अब मेगा मेन्यू कैसा होता है? व्हेन यू क्लिक, एक बड़ा सा फुल स्क्रीन साइज के अंदर एक मेन्यू बार खुल जाता है. ठीक है, दैट इज नॉन एज मेगा मेन्यू. नॉर्मली मेगा मेन्यू आप लोगों ने फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे देखा होगा. तो मेगा मेनू तभी यूज होता है व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो एंड इट इज हार्ड टू डिफाइन इन एन हायरार्की. ठीक है, तो उस हिसाब से आप मेन्यू बना सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके जो मेन्यू आइटम्स है वो आप कैसे डिसाइड करोगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस एज्यूम हियर यू कैन गिव द टाइटल लाइक डेस्टिनेशन. ठीक है, आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन करके टाइटल डाला. इनसाइड दैट डेस्टिनेशन माइट बी गोवा. ठीक है, फिर कश्मीर, देन केरला. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट ऑल योर ऑप्शंस. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आप पहला कौन सा ऑप्शन डेस्टिनेशन के अंदर डालोगे वो कैसे डिसाइड करोगे. सो फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने तो यहाँ पर गोवा बोल दिया है. ठीक है, बट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डिसाइड कि पहला गोवा होगा, पहला कश्मीर होगा, या केरला होगा, या XYZ डेस्टिनेशन? ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डिसाइड दिस? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? यस, हॉट सेलिंग और फेमस. चलो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो तो आप कैसे पता लगाओगे? अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हो तो कैसे पता लगाओगे
कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज क्या है? नो, नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, ओके, अगर वो स्मार्ट है तो आपको पता चल सकता है, वरना नहीं पता चलेगा। सीजनल वाइज यस हो सकता है, दैट कैन बी ट्रू इन सम केसेस, बट आप पता कैसे लगाओगे कि इस सीजन के अंदर ये ज्यादा डिमांड होगा? जो लोग लास्ट सेशन में आए थे तब हमने एक टूल देखा था, दैट टूल कैन हेल्प यू टू फिगर आउट दिस थिंग। नॉट गूगल ट्रेंड्स, बट उससे ज्यादा आपको अगर कोई यूज करेगा, दैट वाज कीवर्ड प्लानर डॉट आयो, कीवर्ड टूल डॉट आयो, राइट? जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कीवर्ड टूल डॉट आयो, ठीक है। वहां से आपको ये हर एक चीज पता चलेगी कि बेस्ड ऑन द सर्च वॉल्यूम, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी और आपके ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर से सबसे ज्यादा चीज क्या डिमांडिंग है, ठीक है। सो ट्राई ट्राई टू यूज दैट थिंग, और उससे थ्रू आप ट्रेंड पता कर सकते हो, ठीक है। सो वहां पर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो वो आप ऊपर रखोगे, बाकी की सारी चीजें आप नीचे उसी ऑर्डर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। नाउ चलो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा ड्यूरेशन के हिसाब से। नाउ इन ड्यूरेशन देयर कैन बी 5 days पैकेज, 7 days पैकेज, 10 days पैकेज, ठीक है। देन वी कैन हैव जोन वाइज पैकेजेस, जो हमने डिस्कस किया, नॉर्थ, साउथ, ओके। एंड देन वी कैन हैव हियर स्पेशल पैकेजेस, ओके। फॉर एग्जांपल वहां पर हमने जो डिस्कस किए थे, दैट इज honeymoon, okay, then adventure, okay. This is how we are going to have our complete structure, ठीक है। So always remember one thing, आपका जो वेबसाइट है इज लाइक ए शॉपिंग मॉल, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल की तरह ही है। जैसे कि अगर आप कोई भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, तो फॉर एग्जांपल आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप पहले ही चीज क्या देखते हो, यू ट्राई टू फाइंड आउट लेबल जहां पर लिखा होता है क्लोथ्स। क्लोथ्स के अंदर वापस जाओगे, देयर कैन बी 3 डिपार्टमेंट्स लाइक मेल, फीमेल, किड्स, ठीक है। मेल में जाओगे तो वापस से आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, टी शर्ट का अलग, जीन्स का अलग, ठीक है, शूज का अलग। तो सिमिलरली आपका वेबसाइट होता है। सो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम योर कंटेंट। आपका जो कंटेंट होता है वो किस हिसाब से लोग कंज्यूम करते हैं, वो सोचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। सो अगेन इन दिस केस, हमने जो लास्ट सेमिनार के अंदर जो डिस्कस किया था अबाउट द टूल कीवर्ड टूल डॉट आईओ और गूगल ट्रेंड्स, वो दोनों का यूज करके आप ये चीज पता कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज दोस टूल्स टू आइडेंटिफाई दोस थिंग्स, और उसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। नाउ व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, तो हमने एक यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट डाउन करवाया था, दैट वाज अबाउट 3 क्लिक्स, कि आपका जो यूजर है वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर 3 क्लिक्स के अंदर पहुंचना चाहिए। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 3 क्लिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल, आज कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो आपके पैकेजेस के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, मतलब कि एक क्लिक हो गया। जैसे ही वो क्लिक करेगा, आप उसको एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाओगे कि हाउ एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब समझो कि उसको गोवा जाना है, सो नाउ ही इज गोइंग टू क्लिक ऑन गोवा, तो मतलब ये आपका सेकंड क्लिक हो गया। एंड नाउ as soon as he is going to click on Goa, क्या होगा, एक पेज खुलेगा जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड के, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप एक छोटा सा फिल्टर भी दे सकते हो, जो आपने बोले थे ना प्राइस के हिसाब से। तो देयर कैन बी ए प्राइस फिल्टर, देयर कैन बी होटल फिल्टर्स, जैसे कि 3 स्टार होटल्स के पैकेज वाला आपको पैकेज चाहिए, या 5 स्टार वाला, आपको बाय ट्रेन जाना है या फिर बाय एयर जाना है, तो उसके फिल्टर्स हो गए। एंड हियर बेस्ड ऑन हिज सर्चेज आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको पैकेजेस दिखाओगे, राइट। अब इसमें से यूजर क्या करेगा, कोई भी एक पैकेज सिलेक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पर वो सिलेक्ट करता है, दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड क्लिक। वो जैसे ही ये तीसरी क्लिक करेगा,
आप क्या करोगे, उसको एक नए पेज पे ले जाओगे जहां पर ये पैकेज के बारे में कंप्लीट डिटेल होगी। ठीक है, सो दिस पेज इज बेसिकली योर डेस्टिनेशन पेज। ठीक है, दिस इज योर डेस्टिनेशन पेज। अब यहां तक पहुंचने के लिए यूजर को कितने क्लिक करने पड़े, 1, 2 and 3। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आपका यूजर 3 क्लिक के अंदर अपने डेस्टिनेशन पेज पे होना चाहिए, दैट इज योर डिटेल पेज। या फिर यहाँ पर आपकी सर्विस की डिटेल्स हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के डिटेल्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आप बेच रहे हो या सर्विस प्रोडक्ट, उसका एक डिटेल पेज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दैट इज द डेस्टिनेशन पेज। अब कुछ केस के अंदर डेस्टिनेशन पेज शायद 2 क्लिक्स में भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी कैंपेन चला रहा हूँ गोवा के लिए, तो क्या होगा, वो सीधे गोवा के पेज पे आएगा और यही क्लिक, ठीक है, फ्रॉम दिस क्लिक इटसेल्फ ही इज गोइंग टू बी ऑन द डेस्टिनेशन पेज। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो एक ही क्लिक में डेस्टिनेशन पेज पे पहुंच जाएगा। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हो, मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल रहे। ठीक है, एज सिंपल एज 3 स्टेप। ओके, आप जितना अपने स्ट्रक्चर को स्टेजेस के अंदर डिवाइड करोगे, योर विजिटर्स आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज। ठीक है, वो एक जगह पर क्लिक करेगा, आप उसको दूसरे पेज पे ले जाओगे, वापस से क्लिक करेगा तीसरे पेज, वापस से क्लिक चौथा पेज। ठीक है, एंड समवेयर इन दिस होल थिंग माइट बी पॉसिबल कि वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा या फिर भूल जाएगा कि वो एग्जैक्टली कहां पर है। ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है? एवरीवन everyone clear about this thing? You can write yes or no. सर एक बार पॉसिबल हो तो वापस। Okay, sure. Okay, so basically आप क्लिक के अंदर आपके लास्ट स्टेज तक पहुंचना चाहिए, दैट इज योर डिटेल पेज। ठीक है, अब डिटेल तक पहुंचाने के लिए आपको अपना जो हायरार्की है वो स्मार्ट वे से बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस, कोई भी यूजर मेरे वेबसाइट पे आता है तो एक पैकेज करके ऑप्शन मिलेगा, तो फर्स्ट इज गोइंग टू क्लिक ऑन द पैकेज। ठीक है, दैट इज 1 क्लिक। सेकंड, जैसे ही वो मेनू बार पूरा खुल जाएगा, ही इज गोइंग टू फिगर आउट, ओके, उसको डेस्टिनेशन वाइज पैकेज देखने, ड्यूरेशन वाइज देखने, जोन वाइज देखने, वो अपना प्रेफरेबल चीज देखने वाला है। ठीक है, जैसे उसने प्रेफरेबल चीज देखा, वो क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही वांट टू गो टू गोवा, उसको गोवा के ट्रिप पे जाना है, पैकेज देख रहे तो गोवा के ऊपर क्लिक करेगा, तो ये हुआ उसका सेकंड क्लिक। जैसे क्लिक करेगा उसके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहां पर फिल्टर्स हो गए, वो फिल्टर्स लगाएगा, उसके फिल्टर्स के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिल्टर करेगा। यहाँ पर उसको आप साइड में पैकेजेस बताओगे, उसमें से वो कोई भी एक उसका जो प्रेफरेबल पैकेज होगा उसके ऊपर क्लिक करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड क्लिक। ठीक है, तो वो 3 क्लिक के अंदर उनके पास ये जो डिटेल पेज होता है, डेस्टिनेशन पेज होता है, वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि वो बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, कि वो फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर का पैकेज भी देखेगा, सेकंड नंबर का पैकेज भी देखेगा, वापस से वो फिल्टर चेंज करेगा, दैट्स फाइन। ठीक है, बट द डेस्टिनेशन पेज शुड बी, he should be there within 3 clicks. Okay, clear? यस सर। Okay, okay, so now second thing is about the content flow. आप जो पेज के ऊपर कंटेंट के अलग अलग सेक्शंस बनाने वाले हो, ठीक है, वो एग्जैक्टली कैसे आप फॉर्म करोगे। तो इसके अंदर पहली चीज होती है कि जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लोग पूछते हैं आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वो आपको पहले सेक्शन में डालनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, फॉर माय थिंग, कि अगर कोई भी आज इंसान सोशल मीडिया कंसल्टेशन के लिए आता है मेरे पास, तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही आस्क मी इज द डिलीवरेबल्स, कि आप क्या क्या चीजें करके देते हो सोशल मीडिया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क। तो आपके बिजनेस के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस के फ्लो है जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। ठीक है, सो मेनी ऑफ द पीपल हियर आर रनिंग द बिजनेसेस, सो कैन यू टेल मी कि आपके बिजनेस के लिए
कोई भी कस्टमर आपके पास आता है या फिर आपका क्लाइंट आता है तो पहला सवाल कौन सा पूछता है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू? आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, अगर आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपको मिलने आता है, देन व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू? Okay, about services, rates. Okay, laminates for 3 rooms. Okay, quantity. Okay, anything else people used to ask? Everyone? Okay, about our company or business. Okay, so now based on the FAQs, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस यू विल नीड टू अंडरस्टैंड दी FAQs. ओके, भाई आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, वो पेज के ऊपर पहला उसका कंटेंट आएगा. ठीक है, सो इन माय केस इफ आई टॉक अबाउट माय कोर्स, तो सबसे पहला आता है कि भाई आप कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाते हो, तो दैट इज कोर्स स्ट्रक्चर. तो इन माय केस कोर्स स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा. अगर मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया सर्विसेज, तो सर्विसेज के अंदर पहला जो सवाल आता है दैट आर द डिलीवरेबल्स, कि आप सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या करके देते हो और कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर आप मार्केटिंग करके देते हो. ठीक है, तो दीज आर दी टू थिंग्स व्हाट पीपल आस्क मी द फर्स्ट थिंग. तो वो हमेशा पहली सेक्शन में मैं रखूंगा, उसके बाद सेकंड सेक्शन, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ. तो आपका जो कंटेंट फ्लो होगा वो उसी हिसाब से आपको अपने वेबसाइट के ऊपर रखना है, ताकि आप इजीली लोगों को कन्विंस कर पाओ. ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि लोग कंटेंट के अंदर नॉर्मली जो जनरल बेसिक नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो आई फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बहुत सारे लोगो डिजाइनिंग की वेबसाइट्स देखता हूँ, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके वेबसाइट के अंदर कई बार मैंने देखा है कि शुरुआत का जो पैराग्राफ होता है ना, वहां पर वो लोग एक नॉलेज शेयर करते हैं कि भाई आज लोगो कोई भी कंपनी के लिए कितना वैल्यूएबल है, कैसे यूज कर सकते हैं, XYZ ब्रांडिंग क्या होता है, उसके बारे में वो लोग लिखते हैं. ठीक है, बट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आज कोई भी यूजर ऑलरेडी लोगो की रिक्वायरमेंट लेकर आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी श्योर, ही ऑलरेडी नोज कि उसको लोगो क्यों बनवाना है. ठीक है, तो फिर वो कंटेंट डालने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, कि व्हाई लोगो इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ही ऑलरेडी नोज अबाउट दिस थिंग. व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू नो इज अबाउट कि आप लोगो बनाते हो तो आपकी प्रोसेस क्या होती है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपके चार्जेस क्या है. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर देम. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो एक्चुअल कस्टमर्स के जो सवाल होते हैं उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप एक सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर आप रखो. ठीक है, फर्स्ट थिंग जो मोस्ट डिमांडेड वो ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, नाउ इन सम केसेस, चलो आप प्राइसिंग ना रखो तो भी चलेगा. ठीक है, समटाइम्स यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कंटेंट डिसाइड करते हो, सेक्शंस डिसाइड करते हो, तो वहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को आप शेयर ना करो जो बेसिकली समझो कि सारी इंफॉर्मेशन आप दे दोगे तो कहीं पर आपको इंक्वायरीज नहीं मिलेगी. ठीक है, बट इन सम केसेस पीपल यूज टू प्रोवाइड प्राइसिंग एज वेल. अब समझो कुछ केस के अंदर वी डू नॉट रिकमेंड टू पुट प्राइस, क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जहां से वो डिसाइड करता है कि इंक्वायरी करना है या नहीं करना है. ठीक है, अब समझो कि लोगो डिजाइनिंग है, क्लाइंट का बजट 4,000 का है और आपका प्राइसिंग 6,000 है, तब अब समझो कि 2,000 के डिफरेंस के लिए वो इंसान इंक्वायरी नहीं करता है. पर अगर इंक्वायरी आता है, आप उसके साथ बात करोगे तो शायद हो भी सकता है कि आप थोड़ा डिस्काउंट दे दो. ठीक है, और वो अपना जो बजट है वो थोड़ा बढ़ा. तो दोनों एंड से नेगोशिएशन हो सकता था, पर आपने वहां पर प्राइस डाल दी, उसके हिसाब से क्या होता है कि कई बार नेगोशिएशन नहीं होता है. ठीक है, कुछ केस के अंदर लोग प्राइस इसलिए डालते हैं कि दे वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास जितनी भी इंक्वायरीज आए उसके दिमाग में ऑलरेडी ये बजट हो तो ही वो हमारे पास इंक्वायरी करे. ठीक है, सो नाउ दिस इज योर कॉल कि आप कौन से मॉडल पे जाना चाहते हो. ठीक है, सो स्ट्रक्चर योर कंटेंट फ्लो वाइजली. ठीक है, इसके बाद जो आता है दैट इज अबाउट कंटेंट. आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट डालते हो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द लैंग्वेज. ओके, आप इंग्लिश यूज करो दैट इज फाइन, बट
आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस टाइप का इंग्लिश समझ सकता है, वो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। समटाइम्स पीपल बिलीव इन क्रिएटिव कंटेंट, पर वो क्रिएटिव कंटेंट बनाने में कई बार वो लोग भूल जाते हैं कि उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इस लेवल का कंटेंट समझ ही नहीं पाते, ठीक है, बिकॉज दे नो सिंपल इंग्लिश। तो हमेशा आपका जो लैंग्वेज का हार्डनेस होता है वो कितने लेवल तक रखना है वो स्पेशली आप समझो। दूसरी चीज होता है अबाउट द कम्युनिकेशन, ठीक है, आप जो भी चीज समझाना चाहते हो क्या उन तक वो चीज पहुंच सकती है, क्या उसको कनेक्ट कर रहा है वो चीज, वो खास समझो। सो समटाइम्स आई हैव सीन द कंटेंट लाइक कि वी प्रोवाइड आवर क्लाइंट्स XYZ थिंग्स, हमने हमारे क्लाइंट के लिए ये किया है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज यू, कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपको इस वे से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो वो ज्यादा उन लोगों के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। सो उसी हिसाब से आप कम्युनिकेशन प्लान करो आपके वेबसाइट का। उसके बाद आता है पॉइंटर्स। आप अपने पूरा जो कंटेंट है उसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर दो, बिकॉज नो वन वांट टू रीड लॉन्ग पैराग्राफ्स। कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स रीड नहीं करता है, ठीक है। सो डिवाइड योर पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दो, उसको डिवाइड कर दो और प्रॉपर वे से प्रेजेंट करो ताकि यूजर फटाफट वो पढ़ के समझ जाए, ठीक है। इफ यू रिमेंबर लास्ट वेबिनार के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एग्जाम, राइट। हमने एक एग्जाम का पॉइंट लिया था कि जब आप बच्चे थे एग्जाम लिखते थे, ट्राई टू रिमेंबर, आप कुछ चीजों को ब्लैक कलर के अंदर लिखते थे, कुछ चीजों को अंडरलाइन करते थे, राइट। क्यों करते थे? ताकि सुपरवाइजर वही चीज देखे जो आप उसको दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओवर हियर। आप अपने पॉइंटर्स को ऐसे डिवाइड करो कि वो स्पेशली वो लोग पढ़ के जाए, ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दो। अगर आप रिसेंटली जो भी कंटेंट देखोगे वो हमेशा 2-2 लाइन के पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 2 लाइन का पैराग्राफ्स नहीं होते, 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। पर स्पेशली फॉर द वेब कंटेंट अभी के अंदर आप जो भी कंटेंट देखोगे वो हमेशा 2 लाइन के बाद एक ब्रेक मिलेगा, 2 लाइन के बाद वापिस से ब्रेक मिलेगा, बिकॉज इट इज मोर रीडेबल, ठीक है। अगर आज आप मोबाइल के अंदर कोई भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर बड़ा सा पैराग्राफ होगा तो स्क्रॉल करते करते आप कोई लाइन मिस भी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मैंने 2-2 लाइन के पैराग्राफ्स बनाए, बीच बीच में ब्रेक्स अच्छे से दिए, तो आपका जो रीडेबिलिटी होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सो ऑलवेज क्रिएट स्मॉल पैराग्राफ्स एंड देन कम्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। हो सके तो जितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक्स हो उतना अच्छा है। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसी से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, बट मेक श्योर कि ना हो। और दूसरी चीज है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है, तो ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग में और ग्रामर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है तो फिर आप एक ग्रामरली करके टूल आता है, दैट इज अ क्रोम एक्सटेंशन दैट यू कैन यूज, जो आपकी जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स होगी वो आपको सुधार देगा, ठीक है। सो यू कैन download the Chrome extension of Grammarly, which will help you a lot. Okay. Now, talking about the white spaces. Okay, white spaces का मतलब ये है कि आपके कंटेंट के आजू बाजू में हमेशा white space होना चाहिए। So white space मतलब कि if you see this screen, आप अभी जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट है, बाकी सारी चीजें खाली है। रीजन क्या है? ताकि आप एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर पाओ। अब यहां पर मैंने 14 पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स मैं एक ही स्लाइड के अंदर फिट कर सकता था, राइट, बट आई हैव नॉट डन दिस थिंग बिकॉज आई वांट टू यू टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट ए टाइम। तो यही फंडामेंटल आपके वेबसाइट में भी होता है कि आप जो भी लिखते हो उसके आजू बाजू में प्रॉपरली व्हाइट स्पेस दो, अच्छे मार्जिन दो, भले बड़े बड़े मार्जिन हो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको व्हाइट स्पेस। बट एट ए पॉइंट यूजर जो चीज के ऊपर फोकस करना चाहता है वही चीज के ऊपर उसको फोकस करने, ठीक है। इसके बाद आता है अबाउट द ग्राफिक्स। आप जो भी आपके वेबसाइट के ऊपर ग्राफिक्स यूज करते हो वो अच्छे डिसेंट ग्राफिक यूज करो, बिकॉज ग्राफिक इज समथिंग विच एक्चुअली मेक्स अ वेबसाइट लुक रियली गुड। ओके, नाउ उसका पहला पॉइंट है अबाउट द रिलेवेंट ग्राफिक्स। आप जो भी सेक्शन का कंटेंट है उसके रिलेवेंट उसके बाजू में ग्राफिक्स होना चाहिए। हो सके तो रियल इमेजेस यूज करो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेक्टर इमेजेस कोई ग्राफिक्स इमेज आप यूज करो। उससे अच्छा है कि आप कोई रियल इमेजेस यूज करो, ठीक है। तो उसको अच्छे से प्रोसेस करो इमेजेस, मतलब कि अगर आप कोई भी इमेज कहीं से उठा रहे हो
तो वहां पर कई बार बैकग्राउंड भी होता है। सो मेक श्योर कि आप उसको एडिट करवा के प्रॉपर्ली उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा के जो साइज का इमेज चाहिए वही साइज का आप इमेज आपकी वेबसाइट के ऊपर रखो, ठीक है। सो ट्राई टू प्रोसेस एडिट योर इमेजेस, ठीक है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन अच्छे इमेज चाहिए जहां पर कोई क्लेम नहीं आएगा, तो उसके लिए 3 वेबसाइट से जो अभी आप लिख सकते हो। वन इज द freepik.com वेबसाइट है, जहां से आपको फ्री में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। और जहां पर आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा कि आपने ये इमेज क्यों यूज किए, ठीक है। देयर आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस। सेकंड इज पिक्सेल्स, PEXCLS.com पिक्सेल्स। और तीसरा है पिक्साबे, ठीक है। ये तीनों वेबसाइट के ऊपर हाई रेजोल्यूशन रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आइकन्स यूज करो आपके वेबसाइट के ऊपर, जहां जहां पर एप्लीकेबल हो। अगर आप कोई पॉइंट्स लिख रहे हो तो उसके बाजू में छोटे रिलेवेंट आइकन्स यूज करो, ताकि ग्राफिकली आपका वेबसाइट अच्छा दिखे, ठीक है। अगर आप अच्छे आइकन्स यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, दैट इज flaticons.com, जहां से आपको फ्री में आइकन्स मिल जाएंगे इन डिफरेंट कलर्स। लाइन आइकन्स है तो लाइन आइकन्स मिल जाएंगे, कलरफुल आइकन्स है तो आपको कलरफुल आइकन्स भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आप फ्लैट आइकन्स वेबसाइट भी यूज कर सकते हो टू फाइंड दोज आइकन्स। उसके बाद आता है सिंगल बैनर, ठीक है। सो सिंगल बैनर मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हो तो वहां पर आपको कई बार बैनर मिलता है जो क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आप में से कितने लोगों ने, ठीक है, वो बैनर्स पे वेट करके सारा कंटेंट पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई XYZ वेबसाइट पे गए, वहां पर बैनर्स चल रहे हैं। सो फ्रॉम यू हाउ मेनी पीपल स्टेड ओवर देयर एंड सो ऑल द बैनर्स। जैसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये सारे बैनर्स देखे? एवरीवन। क्या आप वेट करते हो सारे बैनर्स को देखने के लिए जो भी स्लाइडर्स होते हैं? नो, नो, एवरीवन। ओके, यस, ओके, नो, नो, ओके, शिवांगी यस, ओके, नेवर, okay, if banner is attractive then maybe, okay, normally no. So in majority of the cases लोग बैनर्स नहीं देखते हैं, ठीक है। ना ही वो स्टे करते कि वो स्लाइड होके दूसरा बैनर आए और इसका कंटेंट देखे, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग मल्टी बैनर्स जो स्लाइड होते रहे, जबकि आपके विजिटर्स है वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करने वाला है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यूज सिंगल बैनर, ठीक है। सिंगल बैनर के 2 एडवांटेज है। वन इज द स्पीड। आप 4 हाई रेजोल्यूशन बैनर्स डालते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर जबकि कोई देखने वाला भी नहीं है, पर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डालते हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है इन लोडिंग। इज द फर्स्ट इश्यू। एंड सेकंड थिंग कि यूजर कुछ भी फोकस करके नहीं जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यूज सिंगल बैनर, और वो सिंगल बैनर इतना अट्रैक्टिव और स्पेशली कंटेंट वाइज और मैसेज के लिए इतना क्लियर होना चाहिए कि यूजर जैसे आपके वेबसाइट के ऊपर आए वो कंटेंट देखे और समझ जाए कि आपका बिजनेस क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग होम अप्लायंसेस, तो अगर आप अपने बैनर के ऊपर सिंपल वर्ड में लिख दोगे ना होम अप्लायंसेस, तो भी यूजर समझ जाएगा, आपका विजिटर समझ जाएगा कि आप मिक्सचर भी बेचते होगे, ब्लाइंडर भी बेचते होगे, ठीक है। जो भी होम अप्लायंसेस होंगे वो आपके वेबसाइट के ऊपर हो गए, ठीक है। सो उस केस के अंदर समझो कि आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं है कि हम होम अप्लायंसेस में ये भी बेचते हैं, वो भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स होम अप्लायंसेस लिख दिया, यूजर को कन्वे हो गया, ठीक है। सो बेटर बी स्मार्ट। आपका सिंगल बैनर फोकस्ड होना चाहिए और बहुत ही क्लियर मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्लीन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप जितने भी आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते हो वो भी क्या होने चाहिए, बोल्ड और क्लियर टाइटल्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आप कुछ एंगेजिंग चीजें भी डाल सकते हो। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग योर हेडिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज योर सेकंड सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अब यहां पर आपने एक टाइटल डाला है, ठीक है। सो कीप इट इन रियली बोल्ड एंड इन बिग फॉन्ट्स,
ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपने एक छोटा सा इमेज दे दिया, अब यहाँ पर वापस से हो सकता है कि आपने 1 2 3 सब हेडिंग्स भी दिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 सब हेडिंग्स भी दे दिए, तो आपका जो मेन टाइटल होता है, सब हेडिंग्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंशिएट होने चाहिए, ठीक है, साइज वाइज। तो कुछ चीज आपका मेन टाइटल वो बड़ा होगा, उससे छोटे के अंदर आपके सब हेडिंग, ठीक है, साथ में आप कुछ आइकन दे सकते हो, कलर को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ताकि सब हेडिंग और मेन टाइटल थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो यूजर को एग्जैक्टली पता होगा कि वो एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। नाउ विद दैट यू कैन ऑल्सो यूज नंबर्स, ठीक है। आप अपने हेडिंग्स के साथ कई बार नंबर्स भी यूज कर सकते हो या कई बार आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पर हम लिखते हैं कि 98% people are not happy with their marketing. Okay, this is a sentence. Okay, 98% people are not happy with their, sorry, okay, with their marketing. So now in this case, यहाँ पर मैंने एक नंबर यूज किया है, that is 98%. Okay, so now numbers are always easy to process. नंबर्स को प्रोसेस करना बहुत ही इजी है, ठीक है, सो ऑलवेज यूज नंबर्स, और इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो यूज पॉइंट। ओके, अब जब मैं 98% लिखता हूं, 98.2% लिखता हूं, या फिर इन सम केसेस इफ आई राइट 90+%, ठीक है, सो वो तीनों केसेस के अंदर जो आपका प्रिसिशन होता है वो अलग दिखता है, ठीक है। सो व्हेन आई राइट 90%, मतलब कि राउंड फिगर हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपका एजम्पशन भी हो सकता है। इफ आई राइट 98%, तो वो थोड़ा और प्रिसिशन दिखता है, लोगों को लगता है कि आपने जरूर कुछ एनालिसिस किया होगा, या फिर ये फिगर जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस से या सर्वे से आ रहा होगा। बट व्हेन आई राइट 0.2, तो उसका प्रिसिशन हमेशा ज्यादा दिखता है, ठीक है। सो ऑलवेज यूज नंबर्स इन योर टाइटल टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। आप उसके साथ कई बार ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आई कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड पैरेंथेसिस भी आप यूज कर सकते हो ताकि कुछ चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर पाओ, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ केसेस के अंदर ओड नंबर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, पर कुछ चीजों के अंदर आपको हमेशा राउंड नंबर्स यूज करने चाहिए, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्टैटिस्टिक्स, देन ऑलवेज यूज odd numbers. Instead of writing 100+, write the exact number या फिर precise numbers लिखो। पर जब आप offers लाते हो, whenever you are having some kind of offers, then use round numbers, जैसे कि 5%, 10%, 15%, 20%, क्योंकि वहां पर राउंड फिगर्स को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो उस सारे केसेस के अंदर हमेशा राउंड नंबर्स आप यूज करो। क्लियर एवरीवन? एनीवन हैव एनी डाउट्स? ओके, मूविंग ऑन, ऑल इज अबाउट बिल्ड ट्रस्ट। अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आता है तो आपके लिए ये भी बहुत ही जरूरी है कि एक ट्रस्ट फैक्टर वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो लीड जनरेट होगा, तो ही वो बेसिकली सेल्स के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है, या फिर ही माइट बी बाइंग समथिंग। तो बिल्ड ट्रस्ट करने के लिए रिव्यू से, वीडियो टेस्टिमोनियल से, ठीक है, केस स्टडीज है, पोर्टफोलियोज है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि हमारा स्टार्टअप है, हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हमारे पास ना रिव्यूज है ना वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, देन हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है। अब सभी को सवाल ये है कि इस केस के अंदर आप क्या करोगे। अगर आपने कोई नया स्टार्टअप किया है जहां पर ना ही आपके पास कोई रिव्यूज है, ना ही आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, then how you are going to convince people? 100% आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, but there should be something which can help you to convince.
तो वो क्या चीज हो सकता है? एवरीवन, नया बिजनेस है, रिव्यूज नहीं है, वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं है, तो क्या करेंगे? ओके, सर्टिफिकेट्स अगर है तो आप यूज कर सकते हो, पर अगर मैं बोलता हूँ कि वो भी नहीं है तो, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे? केस स्टडीज, ओके, आपका नया बिजनेस है, केस स्टडीज भी कैसे बनेगी? सोशल मीडिया प्रेजेंस आपने अभी चालू किया है, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बेसिकली ऐसा ही दिखेगा कि चलो नया नया अभी चालू हुआ है, ठीक है। या सो बी ऑनेस्ट, टेल द ट्रूथ, दैट इज राइट। इसलिए तो हमारे पास समझो कि हम फेक टेस्टिमोनियल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लोगों को पता ही होना चाहिए कि हाँ, हमारा नया बिजनेस है, सो वी डू नॉट हैव राइट नाउ, वी डू नॉट हैव एनी कस्टमर्स, राइट। नंबर ऑफ इयर्स, भारती, अभी हमारा बिजनेस चालू हुआ है, सो वी कैन नॉट राइट नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, इट्स जस्ट माइट बी फ्यू डेज और मंथ्स। एंड पार्टनर्स एसोसिएशन अगर है तो यूज कर सकते, वरना नहीं हो सकता है। चलो, एक चीज आप मुझे बताओ कि आप यूजर को कन्विंस कैसे करोगे कि यू रियली एग्जिस्ट? फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप सामने वाले को कन्विंस कैसे करोगे कि यू रियली एग्जिस्ट ओवर हियर? कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कुछ बिजनेस के लिए कि वो एक्चुअली वहां पर कोई होगा या नहीं होगा, या ऐसा सही में बिजनेस कोई चलता भी है या नहीं, तो वो आप कन्विंस कैसे करोगे? नॉट एफएक्यूज, एफएक्यूज नहीं काम करेगी आपके लिए, आपको अपना एग्जिस्टेंस दिखाना है। नो, नॉट ब्लॉग्स। यस, बाय शोइंग रियल इमेजेस, योर फिजिकल स्पेस एंड टीम, दैट्स ट्रू कृपाली। आपकी ऑफिस के फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हो, आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उसके फोटोग्राफ्स डालो विद स्मॉल डिस्क्रिप्शन, विद द रियल नेम्स, ठीक है। वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा, हाँ रखा, कोई बात नहीं। वो उस बात में आपको। बोल दिया। अरे हाँ, तो मैं क्या ना बोलता हूँ। हेलो, प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। ओके, यस, जीएसटी नंबर कैन हेल्प यू, दैट्स ट्रू, ठीक है, जीएसटी नंबर तक जेन्युइनिटी दिखेगी, दैट्स राइट। ओके, दूसरी चीज, जो लोग फ्रीलांसिंग चालू करते हैं उसके लिए कई बार प्रॉब्लम आते हैं, दे डू नॉट हैव पोर्टफोलियो। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तब पोर्टफोलियो कैसे ला सकते हो? आपने कोई बिजनेस चालू किया है पर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, क्या करो? लास्ट एग्जांपल प्रोजेक्ट्स पर आएगी कहां से? सी, अगर आप कोई कंपनी में काम करते तो वो कंपनी का काम तो आप दिखा नहीं सकते हो, ठीक है। यू जस्ट स्टार्टेड ए न्यू कंपनी और यू स्टार्टेड एज ए फ्रीलांसर, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रोजेक्ट्स, यस, दिस इज वन थिंग व्हाट यू कैन डू। चलो, और इसके अलावा आप जो कर सकते हो, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर पीपल्स, ठीक है, क्योंकि जब आप नया बिजनेस चालू करते हो तो आपके पास भी सभी टाइप की टीम नहीं होती है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर पीपल्स, ठीक है, कि जो भी दूसरे फ्रीलांसर्स या छोटी कंपनीज हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो? कोलैबोरेट कर सकते हो, उसका पोर्टफोलियो यूज करके आप लोगों को पिच कर सकते हो, और जब भी काम आएगा तो ऑब्वियसली दैट फ्रीलांसर्स विथ whom you have collaborated are going to help you to do that, right? तो वैसे कर पे कि भी आप अपना पोर्टफोलियो इनिशियल बेसिस के ऊपर आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ योर वेबसाइट। आपका जो स्पीड है वो बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो हमने पहले सर्वर की बात की थी, ठीक है, तो शेयर्ड सर्वर जो होता है उसका स्पीड थोड़ा कई बार स्लो होता है, नॉर्मली वीपीएस से या क्लाउड से, बट ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही खराब स्पीड होता है। अगर आप अच्छा शेयर सर्वर लेते हो तो आपको अच्छा स्पीड मिलता है। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आप कौन सा कंट्री का शेयर सर्वर ले रहे हो, ठीक है। इन दिस थिंग, कंट्रीज
shared server is something that can help you for the speed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्वर जो है वो यूएस के अंदर है और जो आपका पूरा ट्रैफिक है वो सब कुछ इंडिया से आता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यू माइट बी थिंकिंग कि यूएस से इंडिया के अंदर वेबसाइट होने में कितना टाइम लगता है. देन आई विल टेल यू दैट कि मिनिमम 3 सेकंड का डिले वहां पर आ जाता है. ठीक है, दैट्स ट्रू. आप कोई भी अच्छा सा शेयर सर्वर ले लोगे तो भी वहां पर मिनिमम 3 सेकंड का आपको डिले मिलता है. तो फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप सर्वर बाय करो, मेक श्योर जिस कंट्री का आप ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सर्वर उसी कंट्री में होना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा स्पीड मिले. दूसरी चीज, स्पीड के अंदर अगर आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है खराब है, तो उसके लिए आप एक टूल है दैट इज जीटी मैट्रिक्स, वो आप यूज कर सकते हो. और दूसरा भी एक टूल है दैट इज पेज स्पीड इनसाइट बाय गूगल, वो भी आप यूज कर सकते हो, जो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्लोस के बारे में बताएगा. ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू पॉइंट्स जो एक्चुअली आपको ध्यान रखने चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग और क्रिएटिंग एनी वेबसाइट. ठीक है, आपके बिजनेस के लिए. तो नॉर्मली स्पीड स्लो क्यों होता है? ठीक है, द मेजर रीजन इज अबाउट द इमेजेस. ठीक है, मेजोरिटी केस के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसके अंदर वो होते हैं आपके इमेजेस. ठीक है, तो इमेजेस के अंदर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है. वन इज द स्केलिंग एंड सेकंड वन इज द रिजोल्यूशन. ओके, स्केलिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मोबाइल से कोई भी फोटोग्राफ खींचा, तो लेट अस एज्यूम उसका साइज है 4000 बाय 3000 पिक्सल्स. ठीक है, पर जब आप एक्चुअल वेबसाइट में यूज करते हो तो वो इतना छोटा सा ही इमेज यूज होता है. ठीक है, जब आप एज इट इज वो इमेज को अपलोड कर देते हो तो क्या होता है, इतना बड़ा इमेज एक्चुअली यूजर के ब्राउजर में लोड होता है, जो करीबन 4 MB 5 MB का होता है. ठीक है, और जबकि ब्राउजर को इतना छोटा सा ही दिखाना होता है, तो वो क्या ब्राउजर करता है, इतने बड़े इमेज को इतना छोटा करके वो दिखाता है. ठीक है, सो आप पहले से ही आपका जो वेबसाइट के ऊपर का इमेज है उसको वही स्केलिंग दे दो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके वेबसाइट के ऊपर जो इमेज यूज होने वाली है वो 200 बाय 100 की है, तो पहले से ही आप उसको 200 बाय 100 करके डाल दो. ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो 4 MB 5 MB की इमेज होती है वो स्केलिंग प्रॉपर करने से शायद 600 KB की या 800 KB की हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप अपनी पेज का साइज डिक्रीज कर देते हो. और दूसरा है रिजोल्यूशन. यू माइट बी यूजिंग HD क्वालिटी इमेजेस, पर अब जब आप इतना छोटा सा ही इमेज दिखाने वाले हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो कई बार आपको HD क्वालिटी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप रिजोल्यूशन डिग्रेड कर दोगे तो भी चलेगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर क्लैरिटी. इमेज का क्लैरिटी के अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इमेज को रिजोल्यूशन डाउन करना है जहां पर आपकी क्लैरिटी खराब भी नहीं होगी, तो उसके लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो, वेबसाइट यूज कर सकते हो, दैट इज टाइनी PNG. तो टाइनी PNG के ऊपर जाओ, आपकी जो भी इमेजेस होते हैं उसको वहां पर अपलोड करो, डाउनलोड कर लो. वो क्या करेगा, आपकी इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो ऐसे डाउन करेगा कि क्लैरिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और आपकी जो इमेज की साइज है वो छोटी हो जाए. ठीक है, सो यू नीड टू वर्क ऑन टू थिंग्स, स्केलिंग एंड रिजोल्यूशन. ठीक है, इसके बाद जो आता है सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज gzip कंप्रेशन. ठीक है, gzip कंप्रेशन क्या होता है, सबने कंप्रेशन यूज किया होगा अपने लैपटॉप के अंदर. वहां पर क्या होता है कि आप कोई भी फोल्डर को कंप्रेस करते हो तो उसको क्या करता है, दबा के छोटा कर देता है. ठीक है, साइज के अंदर. तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन gzip कंप्रेशन, कि जो भी डेटा सर्वर से ब्राउजर के ऊपर आता है वो क्या होता है, कंप्रेस होके आता है, तो मतलब छोटा हो जाएगा. जितना छोटा होगा उतना ही आपको स्पीड के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है. तो ठीक है, तो gzip कंप्रेशन कर दो. और तीसरा जो चीज आप यूज कर सकते हो दैट इज लेजिंग लोडिंग. ठीक है, लेजी लोडिंग का मतलब ये है कि जो भी इमेजेस, फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के ऊपर 25-30 इमेजेस है, ठीक है, जो आप लोड करवा रहे हो, तो सारी इमेज को एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप क्या करो, जितने भी पहले इमेजेस आते हैं उसको वेबसाइट लोड होने के टाइम साथ में लोड करवा दो, और बाकी सारे इमेजेस आप क्या करो, लेजी लोड करवा दो, मतलब कि कुछ सेकंड के बाद लोड हो या फिर ऑन डिमांड लोड करवाओ. नॉर्मली आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर देखा होगा कि आप अमेजोन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स देखते हो तो थोड़ा स्क्रॉल करोगे, उसके बाद बाकी
वापिस से 20 प्रोडक्ट लोड होते हैं, वापिस आप स्क्रॉल करोगे एंड तक पहुंच जाओगे, वापिस से दूसरे 20 प्रोडक्ट लोड होते हैं। तो दैट इज नोन एज ऑन डिमांड लोडिंग या फिर लेजी लोडिंग, ठीक है। सो वही फंडामेंटल आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो और आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के और भी कुछ पैरामीटर्स है, बट दीज आर समथिंग जो आप वर्कआउट करोगे तो काफी हद तक आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज हो सकती है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है दैट इज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली के अंदर नॉर्मली जो ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल के डिवाइस के साइज के हिसाब से वो अपना लेआउट चेंज करे, इस टाइप की वेबसाइट को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। पहले के जमाने में जब नए नए मोबाइल फोन्स आए थे तब नॉर्मली लोग दो टाइप के वर्जन बनाते थे, डेस्कटॉप का वर्जन अलग, मोबाइल के लिए वर्जन अलग। अगर आप आज भी आपके ब्राउजर के अंदर, मोबाइल के ब्राउजर के अंदर फेसबुक खोलोगे तो m.facebook.com खुलेगा, ठीक है। और जब आप डेस्कटॉप में खोलते हो तो facebook.com। सो बेसिकली वो क्या करता है कि मोबाइल के लिए अलग वर्जन बनाया है, डेस्कटॉप के लिए अलग, क्योंकि फेसबुक इज ए रियली बिग वेबसाइट जहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो चीज मैनेज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग वर्जन बनाने पड़ते हैं। पर व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल कंपनीज वेबसाइट, तो उस केस के अंदर दो वर्जन को मैनेज करना क्या होता है, हमारे लिए महंगा हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड क्रिएटिंग टू वर्जन ऑफ द वेबसाइट, ये डेस्कटॉप के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, जब भी कोई डेटा यहाँ पर चेंज करो तो यहाँ पर भी करना, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ कॉस्टली सॉल्यूशन, इसलिए people come up with something simple solution which is known as responsive website। responsive website मतलब कि डिवाइस के हिसाब से अपना लेआउट चेंज करता है, ठीक है। सो इन सम टाइम आई विल आल्सो शो यू कि व्हाट एग्जैक्टली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स आर, जिसको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सो आई विल गिव यू द एग्जांपल फॉर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट एज वेल, ओके। और दूसरा होता है फॉन्ट साइज। सो डू मेक श्योर कि जब भी आपका मोबाइल के अंदर वेबसाइट लोड होता है तो उसके इतने छोटे फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए कि जो विजिबल ही ना हो। सो मेक श्योर टू हैव फॉन्ट्स अराउंड 16 पिक्सल्स ऑन मोबाइल फोन्स, ठीक है। इसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट हाउ स्पीडीली दे गेट द इंफॉर्मेशन, और आपका इंटरफेस कितना स्मूथ है, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस देता है, दैट इज ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। मतलब कि जब भी यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आए तो उसको एक स्मूथ फीलिंग देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्लमजी वेबसाइट नहीं होना चाहिए कि वहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहीं पर कोई ऑप्शन के ऊपर जाने के लिए उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका यूजर एक्सपीरियंस वेबसाइट का अच्छा हो। उसके बाद आते हैं CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि एग्जैक्टली आपके पेज के ऊपर आने के बाद उसको क्या एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंक्वायरीज चाहते हो तो वहां पर एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, इंक्वायर नाउ। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो वहां पर ऑप्शंस होने चाहिए लाइक ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जहां पर आप कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वहां पर क्लियर आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो आपके जो भी कॉल टू एक्शन होते हैं उसके आजू बाजू में आप प्रॉपर व्हाइट स्पेस डालो। मतलब कि आपका जो कॉल टू एक्शन का बटन जो होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर दब जाना चाहिए इनसाइड सम इमेजेस और कंटेंट का के बीच में कई बार वो दब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, विद प्रॉपर व्हाइट स्पेस होना चाहिए। दूसरी चीज, यूज कॉन्ट्रास्ट कलर, ठीक है। अगर आप व्हाइट कलर यूज करें तो यूज कॉन्ट्रास्ट डार्क कलर्स लाइक ब्लैक, रेड, ठीक है, डार्क ब्लू कलर्स, ताकि वो क्लियरली आपके कॉल टू एक्शंस दिखे। अगर रेड कलर का देन यूज येलो कलर और व्हाइट कलर, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्लियरली आपका बटन वहां पर दिखे और यूजर को पता चले कि मुझे यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने। एंड थर्ड थिंग इज अबाउट रिलेवेंट वर्ड्स, जो मैंने आपको बोला कि कई बार मैंने देखा है कुछ वेबसाइट के ऊपर बटन्स के नाम होते हैं सबमिट। सो बेसिकली सबमिट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग और व्हाट एक्शन दे नीड टू टेक, वो नाम वहां पर होना चाहिए, जैसे कि इंक्वायर नाउ, ठीक है। इसके बाद आते हैं माइक्रो कन्वर्जन एंड मैक्रो कन्वर्जन्स। मतलब जब भी आप इंक्वायरी के बारे में सोचते हो तो हमेशा आपको का जो इंक्वायरी फॉर्म होता है वो आपके लिए मैक्रो कन्वर्जन होता है और एक माइक्रो कन्वर्जन होता है, जैसे कि आपने एक छोटा सा PDF डाउनलोड करवा लिया या फिर अगर आपने कोई वीडियो रखा है तो यूजर ने वो वीडियो देखा, ठीक है। सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक यूजर हमेशा इंक्वायरी करके ही जाए, ठीक है।
कई बार यूजर्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो हमने लास्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस किए थे. माइट बी ही इज राइट नाउ इन द R&D स्टेज, तो वो सिर्फ R&D ही कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो तब इंक्वायरी करके ही जाए. तो अगर वो इंक्वायरी नहीं करने वाला है तो उसके पास कोई दूसरा एक्शन करवा लो. ठीक है, जैसे कि आपने वहां पर एक ब्रोशर दिया था जो उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या फिर एक वीडियो था जो उसने देख लिया. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जहां पर कुछ माइक्रो कन्वर्जन्स भी अंदर आ जाए. ठीक है, सो दैट यूजर कैन एटलीस्ट एंगेज विथ योर वेबसाइट. एंड देन कम्स द कलर्स. आप जो भी कलर्स यूज करते हो वो कॉन्ट्रास्ट बेस के ऊपर यूज करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग रेड कलर तो आप रेड के शेड्स लेते हो, क्योंकि ये बार क्या होता है कि आप रेड के सारे शेड्स लेते हो तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज मिक्स एंड मैच हो जाती है और जो दिखने की क्लैरिटी होती है वो इतना अच्छा और साफ नहीं दिखता है. ठीक है, सो ऑलवेज बी स्मार्ट व्हाइल चूजिंग योर कलर्स. भले आप लोगों के कलर्स लो पर सारे कलर्स यूज कर लेने हैं ऐसा जरूरी नहीं है. सो मेक श्योर कि आपके वेबसाइट हमेशा 3 या 4 कलर के ही बने. हो सके तो 3 कलर से. दैट इज वन, जो आपका लोगो का बेस्ट कलर होता है, ब्राइट कलर होता है, वो आप ले लो, डार्क एंड ब्राइट कलर, जहां से आप अपने कॉल टू एक्शंस को प्रॉपर्ली हाईलाइट कर सको. बाकी व्हाइट एंड सेकंड वन यू कैन यूज इज द ब्लैक फॉर योर फॉन्ट्स. ठीक है, दूसरी चीज, जहां पर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहते हो, कुछ कंटेंट को आप बैकग्राउंड में भेजना चाहते हो, देन अगेन यू कैन प्ले विथ कलर्स. ठीक है, कि कुछ चीजों को आपने डार्क कलर में यूज कर लिया, कुछ चीजों को आपने थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया ताकि बाय डिफॉल्ट दूसरी चीज फोकस में रहे, तो वैसा भी आप वहां पर कर सकते हो. ठीक है, सो चूज द कलर वाइजली एंड यूज द कलर इन प्रॉपर वेज. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर क्रिएटिंग द वेबसाइट. So now let us take a look to some point for the website. एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि वेबसाइट्स कैसी होनी चाहिए. ठीक है, okay. So for example this is the website. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा बैनर है विथ क्लियर मैसेज. ठीक है, नो डाउट दिस इज स्लाइडर. जो मैंने आपको पहले बोला कि स्लाइडर यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है, कीप इट सिंगल बैनर. तो आप यहाँ पर अपना क्लियर मैसेज डाल सकते हो. ठीक है, एज सुन एज आई स्क्रॉल डाउन, ठीक है, तो ये एक दूसरा सेक्शन आ जाता है. सो यू कैन सी दैट कि दूसरे सेक्शन के अंदर बहुत ही क्लियर है और दूसरा कोई भी चीज यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, मतलब कि मेरा पूरा फोकस इसी सेक्शन के ऊपर रहता है. तो यू कैन सी द वाइट स्पेस, राइट. अब यहाँ पर देखो, जो हम वाइट स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, सो यू कैन सी लॉट ऑफ वाइट स्पेस. आपका जो टाइटल है वो बोल्ड, क्लियर और पूरा कैप्स में है ताकि यूजर को पता है कि वो एग्जैक्टली अभी क्या पढ़ रहा है, और उसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई रिलेवेंट इमेज होगी. ठीक है, कमिंग डाउन यू कैन सी दी आइकन्स. तो हमेशा रिलेवेंट आइकन्स यूज करो. दूसरी चीज मैंने आपको जो बात की थी अबाउट द कलर्स, कि यहाँ पर आप देखोगे तो सब हेडिंग के कलर्स अलग है, और बाकी के फॉन्ट्स के आप कलर देखोगे तो वो बैकग्राउंड में भेजने के लिए वो हर एक चीज हाईलाइट ना हो, उसके लिए उन लोगों ने थोड़े उसके कलर्स के शेड्स को चेंज किया. ठीक है, सो नॉर्मली ये रूटीन है मार्केटिंग के अंदर कि आप जो भी चीज फोकस करवाना चाहते हो वो हमेशा डार्क और बोल्ड कलर के अंदर करो. ठीक है, और जो चीज आपको जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है, सेकंड स्टेज पे पढ़ना है, तो उसको क्या करो, आप छोटा कर दो और उसके जो कलर्स होते हैं उसको थोड़ा सा डल कर दो, ताकि जो बैकग्राउंड में चीज जानी चाहिए वो बैकग्राउंड में चली जाए, जो उठ के आनी चाहिए वो आपके सामने उठ के चली. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द लेआउट विद प्रॉपर आइकन्स, विद प्रॉपर फॉन्ट कलर्स. जिसको बोल्ड करना है वो बोल्ड किया है. ठीक है, इफ आई कम टू दिस सेक्शन तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो टाइटल है वो बोल्ड किया है. ठीक है, यहाँ पर एक वीडियो है जिसके ऊपर आपको क्लियर बटन दिखता है, दैट इज कॉल टू एक्शन, कि यहाँ पर क्लिक करने के ऊपर कुछ होगा. ठीक है, कमिंग डाउन हियर यू कैन सी दी नंबर्स. ठीक है, ऑलवेज यूज नंबर्स ऑन योर वेबसाइट. दूसरा चीज, यहाँ पर आपने एक छोटा सा एनिमेशन भी देखा कि इंक्रीमेंटल ऑर्डर के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं. सो यू कैन यूज स्मॉल एनिमेशंस इफेक्ट टू मेक योर वेबसाइट मोर एंगेजिंग. और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए आप छोटे मोटे एनिमेशंस भी यूज कर सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियली हाई एंड एनिमेशंस. कई बार ज्यादा एनिमेशन यूज करने से आपके यूजर्स डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं. सो यूज सिंपल एनिमेशंस. ठीक है,
तो इस हिसाब से आपकी क्लीन वेबसाइट्स होनी चाहिए। आप यहाँ पर जो भी इमेजेस देखते हो वो बहुत ही प्रॉपर एडिटेड इमेजेस है विद गुड रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड विथ प्रॉपर साइज। सो हमेशा अच्छे इमेजेस यूज करो। हियर यू कैन सी द कॉल टू एक्शन, बहुत ही क्लियर है विथ प्रॉपर वाइट स्पेसिंग, प्रॉपरली उसको हाईलाइट किया गया है विथ कॉन्ट्रास्ट कलर्स। ओके, सो वॉट एवर यू क्रिएट, कीप इन माइंड ऑल दिस 14 पॉइंट्स। आप जब भी वेबसाइट बनाते हो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रख के आपको वेबसाइट क्रिएट करनी। ओके, सो सबको क्लियर है अभी तक के अंदर? एवरीवन क्लियर? या फिर किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay, so now if you have any questions you can ask me. So now we are starting the Q&A round. ठीक है, अगर आपके कोई भी questions हो तो आप पूछ सकते हो and I will be happy to answer it. किसको कोई भी questions हो या फिर आपकी कोई वेबसाइट हो तो हम अभी उसकी रिव्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के सेशन में हमने कुछ वेबसाइट्स को रिव्यू भी किया था। जो लोग यहाँ पर सेमिनार में आए थे हमने लाइव सबके वेबसाइट को रिव्यू किया था। So if you have your own website, if you want to review it, so just share your link. हम इसको रिव्यू भी कर सकते हैं अभी। ओके, व्हाट इज cPanel इन वेब होस्टिंग? ओके, cPanel का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी होस्टिंग खरीदते हो, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक पैनल दिया जाता है। ओके, आपके सर्वर को मैनेज करने के लिए, दैट इज नॉन एज cPanel, दैट इज कंट्रोल पैनल ऑफ योर सर्वर। जहां से आपको कोई ईमेल आईडी क्रिएट करने तो आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली कोई फाइल्स को अपलोड करना है तो भी आप cPanel से कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन मैनेज योर सर्वर फ्रॉम cPanel. Okay, can you please throw some light on website navigation structure? Okay, प्रियल, एक्चुअली हमने वेबसाइट नेविगेशन के बारे में बात किया था, पर कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो वो मेंशन करो। Okay, scrolling banners won't be useful to advertise other products. Yes, see, scrolling banners I don't think so आपको यूज करने चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सब लोग देखते नहीं है, ना ही वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो इन सच केसेस यू शुड अवॉइड स्क्रॉलिंग बैनर्स, मतलब नहीं है कोई यूज करने का, ठीक है। फिर भी लोग अभी भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। होता है ना कि सबका एक शौक होता है कि नहीं, हमें हमारे वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा स्लाइडिंग इफेक्ट वाला चाहिए, तो लोग करवाते हैं, बट इन माय रिकमेंडेशन आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग। So let me give you one example for simple banner. Okay, I don't know if you have seen my website. Okay, so I'll just show you my website. तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। So I have kept it very much simple. Okay, so you can see the simple banner over here. कोई बैनर नहीं है एक्चुअली, जस्ट सिंपल सेक्शन जहां पर बहुत ही क्लियर मैसेज है विथ रेटिंग्स, जो एक आपको ऑथेंटिकेशन का प्रूफ देते हैं, ठीक है, एंड पीपल कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन्स, ठीक है। अब ऐसा बनाने का रीजंस भी है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विजिटर्स। एक एक ऐसे विजिटर्स होते हैं जिसके पास टाइम नहीं है, बस वो यही देखना चाहता है क्या मैं जो सर्विस लेना चाहता हूँ वो आपके पास है या नहीं। इफ यस, तो सीधा वो इंक्वायरी कर देते हैं। दे एज्यूम दैट कि हाँ, आप उसको व्हाट्सएप करोगे, कॉल करके सारी डिटेल्स शेयर करो। तो एक इस टाइप के यूजर्स होते हैं। दूसरे ऐसे यूजर्स होते हैं जो लोग थोड़ा बहुत डिटेल में जाते हैं, पर इतना डिटेल में भी नहीं जाते, बस फटाफट स्क्रॉल करेंगे, दे विल जस्ट चेक व्हाट यू प्रोवाइड, शायद रिव्यूज वगैरह थोड़ा बहुत देख लेंगे, जो 2-3 चीजें उसके दिमाग में होते कि क्या आप ये करवाते हो, ये करते हो, आपकी सर्विस में ये है या नहीं, वो 2-3 पॉइंट्स देखना चाहते हैं। अगर वो मिल गए तो फटाक से वो लोग इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और तीसरे लोग वो लोग होते हैं जो डिटेल में हर एक चीज चेक करते हैं, ठीक है। कई बार मैंने इंक्वायरीज के टाइम ऐसे भी लोगों को बोलते हुए देखा है कि भाई हमने आपके सारे रिव्यूज चेक किए यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद हमने कॉल किया है, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ सकते हो वो कितना टाइम लेकर डिटेल में जाके एनालाइज किया है, ठीक है। तो हर एक टाइप के कस्टमर के लिए आपको अपनी वेबसाइट को रेडी करना होता है। सो इट इज नॉट दैट कि भाई आप एक ही टाइप के या कुछ स्टीरियोटाइप वेबसाइट बना दो जहां पर हर एक चीज के ऊपर आपका फोकस ना रहे, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, दूसरा है एनी प्लगइन्स और एक्सटेंशन रिकमेंडेशन फॉर
इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। देखो यूजर एक्सपीरियंस ऐसा चीज है कि आपको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा, एनालिटिक रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेंज योर यूजर एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मैंने खुद ने अपने वेबसाइट के लिए किया था, कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक हु कैन अटेंड करके एक सेक्शन था जो मैंने पहले रखा था, क्योंकि कई बार लोग मुझे सवाल करते थे कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैंने क्या समझा था कि ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग, उसको मैं पहले हाईलाइट करूंगा। पर फिर एनालिसिस से पता चला कि नॉर्मली लोग ज्यादातर कोर्स स्ट्रक्चर के मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, मींस पीपल वांट्स टू नो अबाउट कोर्स स्ट्रक्चर मोर देन हु कैन अटेंड। तो फिर मैंने क्या किया, कोर्स स्ट्रक्चर को ऊपर कर दिया एंड हु कैन अटेंड को क्या किया, सेकंड स्टेज पे ले लिया, ठीक है। सो समटाइम्स फ्यू थिंग्स यू कैन कीप ऑन चेंजिंग टू अंडरस्टैंड द यूजर एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, अगर आपको आपके यूजर्स को मॉनिटर करना है तो आप क्या करो, गूगल एनालिटिक्स के अंदर इवेंट्स आते हैं, आप इवेंट ट्रैकिंग करो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू सम R&D, गूगल के ऊपर आप R&D करोगे इवेंट ट्रैकिंग के बारे में गूगल एनालिटिक्स के अंदर से, तो यूजर कौन से ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा क्लिक कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर फ्यू डेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, और उसके हिसाब से आप यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आप जो ट्राई कर सकते हो, यूजिंग हीट मैप्स, ठीक है। आप हीट मैप भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा खासा आपका वेबसाइट का एनालिसिस करके देगा कि आपका यूजर कहां पर सबसे ज्यादा क्लिक करता है, कहां तक स्क्रॉल करता है, कितनी पेजेस देख के जाता है, उसका सबका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज हीट मैप्स टू अंडरस्टैंड योर यूजर्स हाउ एग्जैक्टली दे आर यूजिंग योर वेबसाइट, और उसके हिसाब से यू कैन मेक द चेंजेस। Okay, I'm just creating my website. Can you review it? Okay, fine. Let us review this website. Okay, basically आपकी services है about graphics, right? If I'm not wrong. Okay, branding, photography, digital, training, events, on demand. Okay, fine. So basically see, there is one thing कि जब मैं आपके वेबसाइट के ऊपर आता हूँ कि we serve hot thoughts is something not clear, ठीक है। नीचे आने के बाद मुझे पता चलता है कि these are the services that you provide, ठीक है। सो आपका जो बैनर है उसके ऊपर जो चीज लिखा है वो आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई गेस ये डेवलपमेंट के अंदर है, तो शायद आई एम एज्यूमिंग कि अभी ये डमी कंटेंट हो सकता है, और अगर ये डमी कंटेंट नहीं है तो प्रॉपर कंटेंट आप यहाँ पर डलवाओ, ठीक है, विच क्लियरली सेज व्हाट एग्जैक्टली यू डू, ठीक है। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर अगर कुछ मैट्रिक्स है तो वो डाल सकते हो इन दिस सेक्शन। इसके बाद डायरेक्टली ये जो फॉल इन लव विथ आर फीचर्स जो है या फिर सर्विसेज है, फीचर्स की जगह पर सर्विसेज वर्ड कर दो, बिकॉज दीज आर नॉट द फीचर्स बट दीज आर द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। ये सेक्शन को सीधा यहाँ पर ले लो, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट पीपल वांट टू नो कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। उसके बाद या यहाँ पर क्लाइंट का लिस्ट दे सकते हो। ये सर्विसेज के बाद क्लाइंट्स के साथ आपको थोड़ा पोर्टफोलियो भी अटैच करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली रिक्वायर्ड, ओके। और पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आपके पास आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स है, जैसे कि वीडियो टेस्टिमोनियल और टेक्स्ट टेस्टिमोनियल्स जो भी हो, वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। प्लस यहाँ पर कुछ कॉल टू एक्शन बटन्स भी रख दो, ठीक है, इंक्वायर नाउ के। और यहाँ पर भी आपके पास एक इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए। सी एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जितना चीजें एक पेज के ऊपर फंक्शनल हो सकती है उसको वहां पर ही करवा दो। नो नीड टू सेंड पीपल ऑन कॉन्टेक्ट अस पेज। कई बार वो ठीक है, वो सब कुछ पुरानी वेबसाइट्स में होता था, ये लोग कॉन्टेक्ट अस पेज बनाते थे, वहां पर जाते थे और फिर वहां पर जाके इंक्वायरी फॉर्म फिल करते। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली पुट द इंक्वायरी फॉर्म ओवर हियर, यहाँ से वो लोग इंक्वायरी करके चले जाए, ठीक है। और एल्स यू कैन ऑल्सो पुट पॉपअप्स, जैसे कि इन माई केस यू कैन सी दैट
कि यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे सीधा यहाँ पर पॉपअप फॉर्म ही खुल जाता है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो पुट सच काइंड ऑफ ऑप्शंस, जैसे ही क्लिक करे यहाँ पर मैसेज खुल जाए और सीधा वहां से वो क्या करे, फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। So you can make those changes on your website. Okay. प्रियल ने पूछा है कि हाउ इम्पोर्टेंट SSL सर्टिफिकेट्स HTTPS फॉर आवर वेबसाइट, डज इट हेल्प टू गेट रैंक? कुछ केसेस के अंदर श्योरली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स। देखो अभी के केस के अंदर गूगल सबको ये रिकमेंड कर रहा है कि भी आप SSL यूज करो। फॉर द पीपल हु डजंट नो अबाउट SSL, दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। सो SSL आप जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट में आप देखते हो, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज द प्राइवेसी। ओके, प्राइवेसी कैसे मेंटेन होती है कि ये वेबसाइट के बीच और सर्वर के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मतलब कि आप जो भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो, आपके CVV नंबर डालते हो और जैसे ही आप एंटर दबाते हो तो यहाँ से क्या होता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन एक एनक्रिप्ट हो जाती है और फिर सर्वर को भेजा जाता है। मतलब कि बीच में से कोई ये पार्सल उठा के पढ़ नहीं सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, CVV नंबर क्या है, ठीक है। दैट इज द कोर पर्पस ऑफ हैविंग SSL, कि सर्वर और ब्राउजर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो हमेशा सिक्योर्ड रहे। सो इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ वेबसाइट जहां पर सिक्योरिटी मैनेज करना जरूरी है आपके लिए, उसके लिए 100% SSL होना चाहिए, ठीक है। बट SSL सारे हमेशा रैंकिंग फैक्टर में आपको हेल्प करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इन सम केसेस इट विल। जैसे कि गूगल को ऑलरेडी पता है कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है जहां पर सिक्योरिटी होना जरूरी है सर्वर और ब्राउजर के बीच में, उस केस के अंदर अगर आप SSL नहीं लेते हो तो 100% वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ओके, हाउ डू आई क्रिएट माई ऑन वेबसाइट? ओके, आपको खुद वेबसाइट बनाना है तो यू कैन यूज वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर आप खुद की वेबसाइट्स बना सकते हो, देयर इज नो इश्यूज, ठीक है। और हाँ, एक और वेबसाइट है दैट यू कैन यूज इज थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वेबसाइट के अंदर। सो दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन बाय रेडी वेबसाइट्स, ठीक है। फिर आप कोई भी डेवलपर को बोल के छोटे मोटे चेंजेस करवा सकते हो। तो इसके अंदर एक वर्डप्रेस का भी ऑप्शन है। अगर वर्डप्रेस में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, आपको जो भी थीम पसंद हो वो आप बाय कर लो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वेबसाइट, वो $39 के अंदर आती है, ठीक है। पूरे कोड के साथ आपको मिल जाएगी, इसके पीछे पूरा बैकएंड भी रेडी होता है। बस आपको कोई डेवलपर को हायर करके इस वेबसाइट को क्या करना है, आपके सर्वर के ऊपर होस्ट करवाना है और एक बार कॉन्फ़िगर करवाना है। उसके बाद आप डायरेक्टली मिक्स एंड प्ले करके आपका पूरा वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से आपको अच्छे मॉडर्न डिजाइनिंग के थीम्स वगैरह मिल जाएंगे। यस प्रियल, यू कैन ऐड स्कीमा मार्कअप फॉर योर वेबसाइट। जिन लोगों को स्कीमा मार्कअप पता नहीं, नो इश्यूज, जब आप SEO का टॉपिक लेंगे तब हम क्लियर कर लेंगे। एक्चुअली अंकित जी, आई गेस ये जो वर्डप्रेस प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो एक बहुत ही डीपर सब्जेक्ट है। सो अभी उसका एग्जैक्टली जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट या श्योर वी कैन टॉक इन पर्सनल। ओके, तो अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो एक बार जूम के ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। हाउ अबाउट विक्स? ओके तरंग जी, विक्स इज गुड प्लेटफॉर्म, पता है मेरे को। आई वोंट रिकमेंड दैट प्लेटफॉर्म। प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। ओके, सो विक्स प्लेटफॉर्म मैं प्रीफर नहीं करूंगा। उसका एक रीजन ये है कि विक्स के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट बना देते हो, पर उसकी जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा विक्स के पास रहती है। सो इन फ्यूचर अगर आप यही वेबसाइट को अपने खुद के होस्टिंग के ऊपर या कहीं पर ले जाना चाहते हो तो वो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो विक्स के अंदर आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वो उसी के पास रहेगा। फ्यूचर में आपको कोई भी एडिशनल फंक्शनलिटी ऐसे कोई डालनी है तो आप विक्स के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन आई वांट रिकमेंड विक्स। विक्स से अच्छा है कि आप आपका खुद का सर्वर लेकर यहाँ से कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट डाल दो। सो एटलीस्ट जो भी ऑथोरिटी होगा एंड तक वो हमेशा आप ही के पास रहेगा। आप एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में चले जाओ तो भी कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। यू हैव द 100% ऑथोरिटी ऑन योर कोड। ओके,
need any help for website? Okay, fine. Sir, which site is better for website, WordPress or Wix? WordPress is good instead of Wix. Okay, Google Sandbox, in which way you are talking? I don't know Google Sandbox. Are you talking about any payment gateway or something? What about Shopify? Shopify is a basically e-commerce store, और Shopify कुछ लोगों के लिए कॉस्टली है अभी. जैसे कि अगर आप सिंगल स्टोर चलाते हो तो Shopify एवरी ईयर के हिसाब से आपके पास से पैसे लेता है. एंड इफ यू आर गोइंग विथ फ्री वर्जन ऑफ Shopify तो आपको अपना खुद का डोमेन वहां पर यूज करने को नहीं मिलता है. ठीक है, जैसे कि अगर आपका वेबसाइट है xyz.com तो आप कभी वो xyz.com करके आपका वेबसाइट Shopify के ऊपर नहीं खुलेगा इफ यू आर यूजिंग फ्री वर्जन. और जो पेड वर्जन आप लेते हो, इससे अच्छा कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लो, दैट विल बी वे मोर चीपर, क्योंकि आप एवरी मंथ या ईयरली आप स्पॉटिफाई को पैसे पे करने पड़ेंगे. ठीक है, विच विल बिकम कॉस्टली फॉर यू. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस के ऊपर आप फाइनल कर सकते हो कि शॉपिफाई पे जाना है या फिर वर्डप्रेस में जाना है. ठीक है. Does internal linking homepage affect US? Does header and footer should be same design for theme? हाँ, नॉर्मली हेडर और फुटर की जो डिजाइन होती है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट द वेबसाइट, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और इंटरनल लिंक्स आप यूज करते हो, देयर आर नो इश्यूज. ओके. बट हाँ, अगर आपका कोई सर्विस वगैरह पेजेस है तो टेक्सचुअल लिंक्स इंटरनल लिंक्स में मत दो. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए XYZ पेज पे जाना ही चाहिए तो आप करो. ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, वरना इंटरनल लिंकिंग करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ. ठीक है, इंटरनल लिंक, जैसे कि ये मास्टर कोर्स है तो इसकी डिटेल चाहिए तो मैंने यहाँ पर इंटरनल लिंक किया है कि इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिटेल पेज खुलेगा. बट दिस वाज मेंट टू बी हैपन लाइक दैट. ओके. तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ना ही किसी का यूएक्स एक्सपीरियंस खराब हो रहा है. ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है और यही इसी हिसाब से ये फ्लो था वेबसाइट का. सो देयर आर नो इश्यूज. ओके, यू कैन यूज इंटरनल लिंक्स. ओके, व्हाट इज वेब कोर वाइटल्स मेजरमेंट्स बाय गूगल? बेसिकली प्रियल जी, इसका मैं जवाब आपको पर्सनल में दे दूंगा. अभी देने बैठूंगा तो शायद दूसरे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है. Okay, any more questions, everyone? Yeah, it is a new concept for speed. Basically, Google ये कहता है कि भाई आपका जो initial speed होता है वो fast होना चाहिए. ठीक है. और ऐसे जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स है जो आपकी स्पीड को अटका रहे और अभी जरूरी नहीं है लोड करवाना, तो उसको आप बाद में लोड करवाओ. ठीक है, वो बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आता है. ठीक है. इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा बाय टुमारो. इस वेब कोर वाइटल्स, शिवंगी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. जो वेब कोर वाइटल्स बेसिकली है एलसीपी के ऊपर. ठीक है. सो बेसिकली आई विल शेयर द डिटेल डायरेक्टली, पर्सनली शेयर कर दूंगा. ठीक है, वरना दूसरे लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. सब लोग अपना माइक म्यूट रखो प्लीज. How we can increase the indexing of Google? Likewise, Google does. Google do so. They are always show first Dove shop rather than Dove words. समझा नहीं मैं. What exactly is your question? Likewise, Google. Okay, for example, if I search on for the word Dove, तो ज्यादातर वो Dove shop दिखाता है instead of Dove birds, right? This is what you mean? Okay, so this can be, see, Google क्या करता है कि it has an AI tool, that is artificial intelligence. ठीक है. आप समझो कि based on your experience and what I am searching अलग हो सकता है. So let me search about Dove. Okay, चलो मुझे यहाँ पर Dove search करने दो. Okay, so here we are having the Dove shop, right? ये Dove brand यहाँ पर आ रहा है.
सो इसका रीजन ये हो सकता है कि जब भी लोग डव सर्च करते हैं, इसके बाद जो वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हो सकता है कि ये वेबसाइट को ज्यादा ओपन किया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ गूगल माइट हैव लर्न कि डव मतलब कि ये वेबसाइट, नॉट ए बर्ड, ओके। बट व्हेन यू राइट बर्ड, तब वो एग्जैक्टली आपको बर्ड ही दिखाएगा, क्योंकि वहां पर दो वर्ड के कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, डव एंड बर्ड, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो उस टाइम के ऊपर वो कॉम्बिनेशन ही सर्च करेगा। सेम थिंग हैपेंस विद एप्पल एज वेल। आप डव जो बोलते हो ना, एप्पल में भी शायद ऐसा ही होगा। सी, द फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट जब मैंने एप्पल सर्च किया, तो एप्पल कंपनी आ रहा है, ना ही कि एप्पल, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन इमेजेस। सी, इनसाइड इमेजेस एज वेल, आपको पहले एप्पल का लोगो आ रहा है एंड देन द रियल एप्पल, ओके। लेट अस आल्सो सर्च फॉर डव इन इमेज, ओके। बट सी, इन इमेजेस इन लोगों ने एक्चुअल डव का इमेज दिया, डव का लोगो नहीं दिया है ब्रांड का। सी, डव इज ओवर हियर, okay. So it is completely based on what people are searching and what they are clicking on, ठीक है। डव सर्च करने के बाद अगर ज्यादातर लोगों ने डव के कंपनी या ब्रांड के कंपनी पेज के ऊपर ज्यादा क्लिक किया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, तो गूगल का लर्निंग ये होता है कि जब डव सर्च करे वेब के अंदर, तो लोगों को ये वेबसाइट दिखाना है। और जब यही चीज इमेज के अंदर सर्च होती है, तो डव का मतलब अलग है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, दोनों केस के अंदर आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। ओके, व्हेन इज द नेक्स्ट सेशन? नेक्स्ट सेशन सेम टाइम सेम डे, संडे, okay. So all the sessions are going to be on Sundays only, okay. Any other questions? Okay, so here is something special for you कि आई एम ओपन फॉर वन टू वन कंसल्टेशन, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर कोई लोग आप में से आपके बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड दे वांट वन टू वन कंसल्टेशन, देन इट इज कंप्लीटली फ्री। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, देन यू कैन पर्सनली मैसेज मी एंड देन वी कैन हैव जूम कॉल, या फिर अगर मिल के बात करना है, इफ आई थिंक कि ओके दिस इज समथिंग प्रॉब्लम जो मिलके डिस्कस हो सकता है, तो मिलके करेंगे। जूम के ऊपर हो सकता है तो जूम कॉल के ऊपर करेंगे, और अगर सीधा व्हाट्सएप पे जवाब देकर हो सकता है तो व्हाट्सएप पे भी सीधा जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। सो इफ एनीवन वांट्स द कंसल्टेशन, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो एक चीज मुझे आप सभी लोगों से चाहिए, दैट इज व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन। सो आप बोल के बता सकते हो कि आज के सेशन का आपका टेक अवे क्या है, मतलब कि इस सेशन से आपने एग्जैक्टली क्या सीखा। हर एक लोग जो बोलना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। सो एक एक करके आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो एंड देन यू कैन गिव योर टेक अवेज। एनीवन? एनीवन हियर जो लोग बताना चाहेगा कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा? एवरीवन, कोई तो जवाब दो। यस जय, you can unmute your mic. Hello, sir. Yeah, hi Jay. First of all, good evening. Yeah, so sir, thing is that I learned about much about how to design a page, what should be where. Actually, I am also like a little bit into graphic designing. Okay, so and UI UX are also like we are like as we are running a business now, we don't have that kind of funds that we could spend on UI UX designer. So Okay. we are doing by ourselves. So Okay. for that it was quite useful that how to like I asked also about the banners and all that scrolling banners, it won't it will be important for that other products to be displayed or not, and that kind of question. So Right. yeah, that all questions are cleared from this session and all. So yeah, that was too helpful for us. Yeah, thank you Jay.
thank you as well. Okay, anyone? Hi sir, Brijesh here. Yeah, hi. Sir, thank you so much for conducting this session. We are getting really great learning from your side, and thank you so much for that. I just want to share my experience that today, first of all, that server specification which you have explained, and Right. the domain specification which you have explained is a really great learning experience for me. And apart from this, the web in your most of the sessions you are sharing that some website links. Okay, that's really helpful for us. That suppose today you have shared that freepick.com or pixels.com or flaticons.com. Right. This sort of website links really helpful us for sharing our experience or making any sort of websites or web page, and how we can be go ahead without using any sort of money. So it's a really Exactly. great learning experience for us. Thank you so much for all this, sir. Yep. Thank you, Rajesh ji. It was wonderful feedback. Okay, anyone? Okay, so that's it from my end. Yes, Hiral ji. हाँ, Yeah. मैं भी वही कहना चाहती हूँ। सुबह में जो हमने पढ़ा, आपने जो नॉलेज दिया, उसमें Right. से जो 2-3 ऐप आपने बोला कि उसमें आप बहुत अच्छा पिक्स आपको मिल सकता है, व्हाटएवर वो ग्राफिक के लिए वो सब, तो वो एक नया नॉलेज है मेरे लिए और वो मुझे बहुत ही यूजफुल होने वाला है फ्यूचर में। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। Thank you very much. Okay, so thank you everyone for bearing me. So see you everyone in next session that is going to be on Sunday. और संडे का जो भी शेड्यूल होगा मैं आप एज यूजुअल मैं आपको सैटरडे को शेयर कर दूंगा. So thank you everyone. थैंक यू। Thank you so much. Thank you everyone. Thanks a lot.